सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाई मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 710 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड हाइप जरूर से कर देना। बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए, और जिन्होंने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें उस पवेलियन वाले बंदे को दिखाया जाता है। साथ ही वो जुबन को बताता है कि आखिर तुम्हें क्या पता है, ये सारा का सारा घटिया प्लान उसी ट्विस्टेड टियान्यू का है। उन्होंने अपने अंदर की अफरा तफरी को शांत कराने के लिए हमारी मदद मांगी थी, और हम भी सिर्फ और सिर्फ जमीन के थोड़े से हिस्से के लिए उनकी मदद के लिए राजी हो गए थे। लेकिन बाद में उन्होंने हमें ही घुसपैठिया बना दिया। तुम सभी के सभी टियान्यू के लोग, तुम साले लालची सांप के अलावा और कुछ भी नहीं हो। इसलिए आज मैं तुम्हें हमारे क्वानरोंग के माइटीएस्ट वॉरियर्स की ताकत दिखाऊंगा। तो अब इधर उन लोगों की ये सारी बातें सुन जुफेन भी उनसे कहता है कि ओ, तो ये बात तो मुझे समझ में आती है। ये सच है कि उस वक्त टियान्यू के एम्परर ने ही अपनी मदद के लिए यहाँ पर तुम लोगों को बुलाया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि एक इतना बड़ा सच यहाँ पर क्वानरोंग के एक वेटर के कानों तक पहुँच जाएगा। फिर तो ये जरूर क्वानरोंग के एम्परर की अपनी सीट को बचाए रखने की एक कैंपेन होगी। इसी वजह से तुम सब लोगों को टियान्यू के ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा है, पर फिर भी ये सच है और मेरे पास में से निकालने का कोई कारण नहीं है। लेकिन ये सारे फैसले टियान्यू के लीडर्स के द्वारा लिए गए थे। इसमें टियान्यू का आम लोगों का कोई भी हाथ, कोई भी डिसीजन बिल्कुल नहीं था। लेकिन अब क्योंकि एम्परर तो हार गया, तो ऑफ कोर्स वो अपने हॉनर, अपने प्रॉमिस को तो पूरा बिल्कुल नहीं कर सकता। इसके विपरीत जो तुम दोनों लोगों का दुश्मन था, वही अब जीत करके वहाँ पे सत्ता में आ गया। के बाद में उन्होंने तुम लोगों के साथ में भी अपना पुराना स्कोर कंप्लीट कर लिया, और चूंकि तब उन लोगों का तुम लोगों के साथ में कोई समझौता नहीं था, इसलिए ऑफ कोर्स दुश्मनों ने तुम्हारा पूरा यूज किया। तो वो बंदा भी गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर इसकी कैसे परवाह है, तो बस इतना पता है कि तुम सब टियान्यू के लोगों ने मिलकर के हम लोगों को धोखा दिया है। जुबन उससे शांति से कहता है कि नहीं नहीं नहीं, टियान्यू के अंदर कई सारे फैक्शंस हैं। अगर आप उनमें से एक गुट का साथ देते हैं तो बाकी के आपके दुश्मन बन जाते हैं, और फिर एंड पर हारने का मतलब ये है कि तुम लोगों ने गलत घोड़े के ऊपर दांव खेल लिया। इसलिए ये टियान्यू के लोगों का कैरेक्टर का मामला नहीं है कि उन लोगों के लिए तुम उन लोगों के दुश्मनों के उस सहायक की तरह लगते थे जो उन्हें मारने के लिए आए थे। इसलिए इस सब के बाद में तुम्हारे साथ में जो कुछ भी हुआ, उस सब के लिए तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने एम्परर और उसके गलत डिसीजन को ही ब्लेम करना चाहिए। दूसरे एम्परर की कार्य प्रणाली उसके मैटर्स को समझे बिना ही मामले के बीच में बढ़ करके उसके हाथ बटाने की कोशिश की। अब अपनी सेफ्टी के लिए कमजोर सोल्जर्स के साथ में अपने घर पे बैठे रहना ही अच्छा है, बजाय इसके आक्रमण करके स्थिति को और ज्यादा बिगाड़ देना। जुफन उन लोगों को ये सारी बातें कह रहा होता है कि तभी वो वेटर उससे कहता है कि चुप हो जाओ, हमारा एम्परर इस दुनिया का सबसे बेस्ट एम्परर है। यहाँ तक कि जब हम लोगों ने हमारी जमीनें, हमारा घर खो दिया, तो तब उन्होंने ही हमें अपने कैपिटल में रहने की जगह दी, और साथ ही हमारे कमांडर भी इस दुनिया के सबसे अच्छे कमांडर हैं। उन्हें अपने सैनिकों के लिए काफी ज्यादा दयालुता है, और वो आज तक कभी भी पराजित नहीं हुए हैं। बात सुन जुवन उसे कहता है कि ओ, तो दुनिया का सबसे बेस्ट एम्परर। हाँ, तो उसने जो कुछ भी तुम सब लोगों के लिए किया वो उसकी ड्यूटी थी, वो तो उसे करना ही था, क्योंकि अगर वो इतना सा भी मामला हैंडल नहीं कर पाता फिर तो वो एक एम्परर होने के लिए वो डिजर्व नहीं करता। आज तुम्हारे उस बेस्ट कमांडर टोबा टाइसन की, तो हाँ, वो बुरा आदमी तो बिल्कुल नहीं है। इस समय उसे अनडिफिटेड करना, जो कि किसी से हारा नहीं है, ये कुछ ज्यादा ही होगा, क्योंकि एटलीस्ट कम से कम टियान्यू में तो वो पूरी तरीके से हार गया था। सब कुछ सुनकर के वो बेटर तो और भी ज्यादा गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे एम्परर और हमारे कमांडर के ऊपर झूठे आरोप लगाने की। क्योंकि कमीने आदमी, मैं ये वादा करता हूँ कि अब तुम इस जगह से जिंदा तो वापस जाने वाले बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि हम सब लोग मिलकर के तुम्हें यहाँ पे खत्म कर देंगे। जुवन अपनी कोल्ड टोन के साथ में उनसे सिर्फ इतना कहता है। कुछ प्रोफान हेवन स्टेज के एक्सपर्ट्स और कुछ बोन टेम्परेरी स्टेज के कल्टिवेटर्स, तुम बेवकूफो, जरा अपनी इन कुत्ते जैसी आंखों को खोलो और देखो जरा, मैं 8th लेयर की रेडियन स्टेज का कल्टीवेटर हूँ। कहते ही जैसे ही जुवन हल्की से अपनी पावर को अनलेस करता है, तो वो वेटर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, और वहाँ पे खड़े बाकी के सभी लोग भी डर के मारे कांपते हुए कहते हैं, मत कहना कि उसकी कल्टीवेशन का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। लगता है कि वो वाकई में हम सब लोगों से बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। दूसरा वाला भी कांपते हुए कहता है कि हाँ, लगता है कि हम कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी कर बैठे और इस डेविल के हाथों में आकर के फंस गए। जुवन उन लोगों को घूरते हुए कहता है कि बताओ कि आखिर अब तुम मूव क्यों नहीं कर
पा रहे हो? आखिर अब क्या हुआ? क्या तुम लोग मुझे अभी जान से मारने वाले नहीं थे? लोग वहाँ पे खड़े ज़ुफेन के इस सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाते और सिर्फ वहीं पे खड़े खड़े कांपते रह जाते हैं। अब ज़ुफेन स्माइल करते हुए उन लोगों से कहता है कि मैं ये सोच रहा था कि आखिर क्वान रोंग का एम्परर टियान्यू के एम्परर की मदद करने के लिए इतना ज्यादा इम्पल्सिव क्यों हो रहा था? जल्दबाजी में उसने इस तरीके से कदम उठाने के बारे में क्यों सोचा? लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि क्वान रोंग तो वो बेवकूफ है जो कि हमला करने से पहले ये भी नहीं देखता कि वो जिसके ऊपर हमला करने जा रहा है वो उससे कितना ज्यादा ताकतवर है। बिना देखे ही किसी पर भी हमला कर देता है। सुनने में तो ये काफी ज्यादा वीरतापूर्ण और हीरोइक लगता है, लेकिन ये किसी इडियट को फैंसी वे में बेवकूफ कहने जैसा है। हमला करने से पहले तुम लोगों को अपने सर की ताकत का फ्लेक्सिंग करना जरूरी है, इसलिए अब तुम लोगों को अपने सिर का यूज कर लेना भी शुरू कर देना चाहिए। अब तो मुझे लगता है कि तुमने अपनी उस हजारों मीलों की जमीन को ईमानदारी से गवा दिया है, क्योंकि अगर तुम लोग नहीं लड़ना चाहते हो तो ठीक है, फिर मैं बस सिर्फ इतना ही करूंगा। इतना कहते हुए ज़ुफेन बस जरा सा हवा में अपने हाथ को उठाता है। वो सभी लोग थर थर कांपते हुए सीधा अपने घुटनों पर आ बैठते हैं। अपने घुटनों में बैठ करके सीधा जमीन पर अपनी नाक रगड़ते हुए ज़ुफेन के सामने उससे तेजी से अपनी जान की भीख मांगने लगते हैं और माफी मांगने लगते हैं। उनसे कहते हैं कि मालिक हमें माफ कर दो, हमें प्लीज मत मारना। तरीके से करते हुए देख करके तो ज़ुफेन भी उन लोगों से कहता है कि आखिर कौन तुम्हें मारने वाला है, क्योंकि तुम लोग तो यहाँ पर मेरे हाथों से मरने के लिए भी वर्दी नहीं हो, और मैं तो तुम लोगों से बस इतना कहता जाता था कि अगर तुम आप फाइट लड़ना नहीं चाहते हो तो मैं बस तुम लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, इसलिए मेरे सारे सवालों का बिल्कुल होनेस्टली जवाब देना, जिसके बाद तुम लोग मेरी नजरों से इतनी ज्यादा दूर भाग जाना जितनी ज्यादा दूर तुम्हें तुम्हारे पैर ले जा सके। तो वेटर भी खुश होते हुए कहता है कि क्या सवाल, मैं जरूर आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। तो उससे सवाल करते हुए कहता है कि ठीक है, फिर मुझे बताओ, तुमने अभी अभी कहा था कि हाल ही में तुम्हारी बैटल काफी ज्यादा इंटेंस रही है, तो बताओ कि आखिर अब तुम लोग किससे लड़ रहे हो? उनके सवाल पर वो वेटर उससे कहता है कि क्या आपको इसके बारे में नहीं पता है? तो वो अपनी हल्की सी पावर्स को अनलेस करते हुए उसे घूरते हुए कहता है कि अगर मुझे इस बारे में पता होता तो मैं तुमसे क्यों ही पूछता। डर के मारे और भी ज्यादा कांपते हुए ज़ुफेन को बताता है अभी हमारी जंग हाल ही में टियान्यू के साथ में ही हो रही है, और क्योंकि आप टियान्यू से, इसीलिए मुझे लगा था कि आपको इसके बारे में पता ही होगा। तो ज़ुफेन भी कहता है कि क्या वो लोग फिर से फाइट लड़ रहे हैं, मगर लेकिन आखिर क्यों और कब तक? तो वेटर उसे बताता है कि लगभग 1 महीने से, और मेरे ख्याल से रूमर्स तो ये है कि हमारे हिज मेजेस्टी को गार्डियन सेक्ट की ओर से फुल सपोर्ट मिला हुआ है, इसलिए उन्होंने अब अपनी जमीन को वापस पाने का संकल्प लिया है। हिज मेजेस्टी ऐसा करके अपनी 8 साल पुरानी गलती का प्रायश्चित करना चाहते हैं। यहाँ के सभी बॉर्डर्स के आसपास इस मार्शल लॉ को लागू कर दिया गया है ताकि टियान्यू के किसी भी जासूस को अंदर आने से रोका जा सके। जब सर आए तो मैंने आपसे आपके बारे में पूछा, तो अचानक से वो शौक के मारे घबराते हुए ज़ुफेन की ओर देखने लगता है। इसे आगे कुछ बोलने से रोकने के लिए अपने मुंह बंद कर लेता है। ज़ुफेन उससे कहता है कि चिंता मत करो, मैं टियान्यू का कोई स्पाई नहीं हूँ। क्या तुमने कभी किसी स्पाई को इस तरीके से सबके सामने अपने आप को एक्सपोज करते हुए देखा है? मैं तो काफी सारी सालों से टियान्यू से बाहर रहा हूँ और वहाँ वापस जाना चाहता हूँ, इसलिए तुमसे मैं ये सब कुछ पूछ रहा हूँ। इसके अलावा तुमने जो कुछ भी मुझे बताया वो सब कुछ तो सिर्फ कॉमन नॉलेज ही थी, लेकिन अब ये तो वाकई में एक काफी ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम है, और मैंने ल्यू क्लेन की पावर्स को देखा है। क्वान रोंग के पास में टियान्यू के ऊपर हमला करने की बिल्कुल भी ताकत नहीं थी, तो अब यहाँ पर 20 टीमिंग सेक्ट उन्हें अपना फुल सपोर्ट दे रहा है, मगर ये तो सिर्फ एक ही सेक्ट है, जबकि उनके सामने दूसरे को 3 सेक्टों की हेल्प मिली हुई है। कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं चल रही है? अब कोई ऊंचा अधिकारी पर्दे के पीछे से अपनी कोई घटिया चाल तो नहीं चल रहा है? दोनों सेक्टरों के हाई पावर्स के बीच में किस तरीके का घिनौना समझौता हुआ है? ज़ुफेन को ये सब कुछ करता हुआ देख करके वो वेटर भी ज़ुफेन से पूछता है कि सर आखिर आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो ज़ुफेन उसे कहता है कि कुछ भी नहीं, वैसे भी मेरा इस सबसे कुछ भी लेना देना नहीं है, लेकिन खैर मैं तुम लोगों को बता दूं कि तुम्हारा क्वान रोंग बिल्कुल भी जीतने वाला नहीं है। ये तो तुम लोगों से उस चीज के बारे में पूछना है जिसके बारे में मुझे थोड़ा इंटरेस्ट है। क्या तुम्हारे आसपास में कोई ऐसी सीनरी, कोई ऐसा नजारा है जिसका कि नजारा बेहद ही ज्यादा शानदार हो, की ब्यूटी बेहद ही ज्यादा इमेंस हो? ज़ुफेन के इस सवाल को सुनकर के वो सभी लोग भी हैरान होते हुए कहते हैं कि क्या, किस तरीके की सीनरी, आखिर आप किस जगह की बात कर रहे हैं? हमारा ये क्वान रोंग आपके उस खूबसूरत टियान्यू की तरह बिल्कुल नहीं है, के अंदर काफी सारी अमीर जगहें हैं और ग्रेट सीनरीज हैं। हम लोग तो बेहद ही ज्यादा गरीब हैं, इसलिए हम लोगों के पास में आखिर इस तरीके की खूबसूरत जगह कहाँ से आ सकती है? इसलिए अगर आप किसी खूबसूरत
किसी जगह पर जाकर के एंजॉय करना चाहते हैं तो आप वाकई में टियान्यू वापस चले जाइए। टियान्यू के अंदर तो उस तरीके की काफी सारी ब्यूटीफुल सीनरीज हैं। ताकि कि फिर मुझे एक ऐसे माउंटेन के बारे में बताओ जो कि दिखने में बेहद ही ज्यादा भयानक और डरावना हो। आखिर तुम्हारे यहाँ की सबसे भयानक जगह कौन सी है जहाँ से कि लाइव स्टॉक्स गायब हो जाते हैं। तो कहते हुए ज़ूफेन अपने मन में भी कहता है कि जहाँ कहीं से भी विंड टनल्स की स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होती है। ये नहीं है कि वो जगह हर बार की तरह स्वर्ग जैसी ही हो। कभी कभी वो जगहें कोई लोकल एरिया नहीं रह जाती हैं, बल्कि वो जगहें बेहद ही ज्यादा डेंजरस जोन बन जाती हैं। इस सवाल के ऊपर वो वेटर ज़ूफेन को वो पूछता है कि सर आखिर आपने ये सारे रूमर्स कहाँ से सुने हैं? आप देख ही पा रहे हैं कि हम लोग इस बंजर जमीन पर रहते हैं। अगर हम इस तरीके की किसी जहरीली जगह पर रह रहे होते तो क्या हम अब तक यहाँ पर मारे नहीं जा चुके होते? तो ये सब सुन ज़ूफेन अपने मन में कहता है विंड टनल्स की उस जगह का स्केच बनाते हुए उस ओल्ड ड्रैगन के सेंसेस ठीक से काम नहीं कर रहे थे कि मुझे तो यहाँ इस जगह पर विंड टनल होने का कोई भी साइन नहीं दिख रहा है। तो फिर इसका मतलब वो नक्शा तो मेरे लिए यहाँ पर बिल्कुल ही बेकार है। तो लेकिन आखिर अब मैं इतनी बड़ी जगह के अंदर उन 8 विंड टनल्स को कहाँ पे ढूंढूंगा? तो ये सब सोच रहा होता है कि तभी अचानक उस पवेलियन का गेट खुलता है। तभी उस गेट के अंदर से कुछ सोल्जर्स अंदर आते हुए उन सभी लोगों से चिल्ला करके कहते हैं सिक्स प्रिंस ने इस जगह को बुक कर दिया है, तो फिर इसलिए सभी के सभी लोग यहाँ से 1 मिनट में गायब हो जाओ।